वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आशा के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। WHO ने अभी हाल ही में भारत के 10.4 लाख आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। जो उनका एफर्ट रहा है भारत के हेल्थ प्रोग्राम्स में लोगों को कनेक्ट करने को लेकर, उसकी वजह से आशा वर्कर्स बेसिकली वॉलंटियर्स होती हैं जो विद इन कम्युनिटी ट्रेन कर दी जाती हैं। जो भी हेल्थ एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जानकारियां हैं, वो उन्हें लोगों तक लेकर जाती हैं और उन्हें अवेयर करती हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करती हैं जहां पर ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो भी लोग होते हैं उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जोड़ देती हैं ताकि ये सभी फैसिलिटीज उनके लिए एक्सेसिबल बन जाए। जो कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं यानी कि आशा, इनका जो रोल है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत फॉर द फर्स्ट टाइम 2005 में स्टैब्लिश किया गया। मतलब इन्हें कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि हम आशा वर्कर्स तैयार करेंगे जो लोगों तक हेल्थ की सर्विसेज लेकर जाएंगी। किसी भी महिला के आशा वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो और कम से कम 8th क्लास तक की फॉर्मल एजुकेशन हो, मतलब वो लिटरेट हो, पढ़ी लिखी हो। प्रोग्राम की गाइडलाइन में तो कम से कम यही बताया गया है। इनका काम होता है कि डोर टू डोर जाएं और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं। जो भी बेसिक न्यूट्रिशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको लेकर ये भी इंश्योर करती हैं कि जो एंटीनेटल चेकअप है, प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप्स करवाए जाते हैं वो समय से हों, न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाए प्रेगनेंसी के दौरान, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ही डिलीवरी हो, पोस्ट बर्थ ट्रेनिंग या ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर लोगों को अवेयर करें और बच्चों को क्या न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दें। ये महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेकर, डिसीज़ को लेकर, बच्चे इम्यूनाइज्ड हों इसे भी देखती हैं। मेडिसिन्स जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो डेली बेसिस पर लेते रहें उसे भी इंश्योर करती हैं। आशा वर्कर्स को क्या पेमेंट मिलती है? इतने भारी भरकम काम करवाने के बाद उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई पेमेंट्स के प्रावधान नहीं है। चूंकि उन्हें वॉलंटियर कंसीडर किया जाता है तो उन्हें कोई फॉर्मल पेमेंट नहीं दी जाती। रैदर उन्हें दिए जाते हैं इंसेंटिव्स जो वो काम करती हैं उसके बेसिस पे। जैसे अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा दी या बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवाया, उसे जो भी टीका वगैरह लगना है वो लगवाया, तो उन्हें कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। महीने भर में वो जो भी काम करती हैं उनके इंसेंटिव्स मिलाकर 6 से 8 हज़ार रुपये तक बन जाते हैं। कई दफ़ा ये इससे कम ही होते हैं। तो अक्सर ये डिमांड चलती है कि आशा वर्कर्स को एक डिसेंट पेमेंट मिलनी चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे कर रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है। इंटर स्टेट काउंसिल को अभी हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्राइम मिनिस्टर को इस संस्था के चेयरमैन के तौर पे, और जो सभी स्टेट्स और 6 यूटीज के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें मेंबर के रूप में। 10 यूनियन मिनिस्टर्स परमानेंट इन्वाइटी रहेंगे इस बार की इंटर स्टेट काउंसिल में। आर्टिकल 263 में यह प्रावधान किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश किए जाएंगे एक संवैधानिक संस्था के रूप में, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि यह अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है कि जब भी उन्हें लगे कि इस संस्था की आवश्यकता है वो उसे बना सकते हैं। इसे चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मेंबर होते हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और जो भी यूटीज जिनके पास असेंबली है उनके भी चीफ मिनिस्टर। यूटीज जहां पर असेंबली नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और कोई भी ऐसा राज्य जो प्रेसिडेंट के रूल में है वहां के गवर्नर्स। 6 मेंबर्स यूजुअली कैबिनेट के होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं जिन्हें पीएम नॉमिनेट कर देते हैं, और 5 मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक के होते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाता है। जो मैंडेट है वो यही है कि अगर कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, कोई विवाद का मुद्दा है, तो मिल बैठ के वो उस पूरे मुद्दे को सुलझाते हैं। सामान्यतया साल में 3 बार इनकी मीटिंग जरूर होती है और सभी मुद्दे कंसेंसस के बेसिस पे सर्वसम्मति से डिसाइड किए जाते हैं। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी के बनाने का प्रावधान भी शुरू किया गया 1996 में, जहां पर काउंसिल के जो भी मैटर्स हैं वो इस स्टैंडिंग कमेटी से कंसल्ट कर लिए जाएंगे। जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ये तो फंडामेंटल बात ही हो गई इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में जापान के टोक्यो में यूएसए और इंडिया के बीच में साइन किया गया। ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट 1997 में फॉर द फर्स्ट टाइम साइन किया गया था। अभी हाल ही में उसे रिवाइव कर दिया गया। जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है वर्तमान में किया जाने वाला, जो क्वाड समिट के पैरेलल किया गया, ये 1997 के एग्रीमेंट को सुपरसीड कर लेगा। मतलब अब ये प्रभावी हो जाएगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट? ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसके तहत यूएसए की जो एजेंसी है, जिसे डीएफसी कहा जाता है, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, वो सभी देशों में जाकर स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। जो की प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनके सॉल्यूशंस के लिए 2018 में बिल्ड एक्ट आया। देखिए, जो डीएफसी है यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी या कॉर्पोरेशन जो भी है, उसके पहले एक संस्था हुआ करती थी ओपिक नाम की, ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसको रिप्लेस किया डीएफसी ने। अब जो यूएसए की डीएफसी है उसकी विंग कई सारे देशों में काम करती है, लेकिन डीएफसी यूएसए की जो है वो किसी देश में तभी ना जाके काम करेगी जब यूएसए का डीएफसी को लेकर कोई एग्रीमेंट हो उस देश के साथ। इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट कर लिया। इसका मतलब ये है कि यूएसए की डीएफसी अब इंडिया में आ सकती है। वो इंडिया में आने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और देखेंगे कि यूएसए कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि जो की प्रॉब्लम्स है वहाँ की उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। ये प्रॉब्लम्स हेल्थ, इम्यूनाइजेशन या मेडिसिन के सेक्टर में हो सकते हैं, इंफ्रा के सेक्टर में भी हो सकते हैं। आईआईए साइन किया जाता है ताकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जा सके डीएफसी के थ्रू, जिसमें डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गारंटी, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब अगर कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहा है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां इन्वेस्टमेंट करने पे उसे नुकसान ना हो, ये सारी चीजें फैसिलिटेट करता है आईआईए। ये एग्रीमेंट लीगल रिक्वायरमेंट है डीएफसी के लिए। वही मामला कि जिस देश के साथ एग्रीमेंट है ही नहीं वहां पर डीएफसी जाएगा कैसे। डीएफसी की वजह से इंडिया में 1974 के बाद से लेकर अभी तक 5.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर के बारे में है। कोलकाता पहला मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है जिसने हाल ही में डिटेल्ड पीबीआर तैयार किया। छोटे छोटे सिटीज में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहां पे पीबीआर पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी ने अपना पीबीआर बनाया हो ऐसा तो पहली बार हुआ है। इसे कोलकाता बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने तैयार किया, बीएमसी ने। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी कि पीबीआर, इसमें उस सिटी के या एरिया की बायोडाइवर्सिटी का पूरा खाका होता है, जिसमें फ्लोरा, फोना, मेडिसिनल सोर्सेस, लैंड यूज सब कुछ शामिल होता है। यहाँ पे कोई सिटी हो सकती है, जैसे इस मामले में ये पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसमें ये मैंडेटरी किया गया था कि जो भी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरियाज में हो, वो एक बीएमसी बनाएंगे, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, अपने एरिया में। और बीएमसी का ये काम होता है कि वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए। बीएमसी को ये काम दिया गया कि वो पीबीआर तैयार करेंगे लोकल लोगों के साथ मिलकर। हालांकि सभी बीएमसीज ने ऐसा किया नहीं है, कुछ ने लोकल लेवल पे ऐसा किया भी है। बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहली बार ये बीएमसी तैयार किया गया कोलकाता में, ठीक है। तो जो बीएमसी है वो इन रिसोर्सेज का कस्टोडियन भी होता है, देखता है अगर कोई इंडस्ट्री इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका हिस्सा शेयर का, प्रॉफिट का लोकल कम्युनिटी को भी मिले। जो पीबीआर है ये लोगों के जो एड इन ट्रेसिंग चेंजेस, हैबिटेट में जो बदलाव हो रहा है उसको देखते हैं कि वो कैसा हो रहा है, कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में है और इससे एसोसिएटेड एक कंट्रोवर्सी के बारे में। हाल ही में अक्षय कुमार जी की एक फिल्म पृथ्वीराज आ रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से गुज्जर और राजपूत कम्युनिटीज आमने सामने हैं। गुज्जर कम्युनिटी का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जी गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जबकि राजपूत हमेशा से ये मानते रहे हैं कि वो एक राजपूत क्लैन से बिलोंग करने वाले राजा थे जो 12वीं शताब्दी में थे। जो वर्तमान जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। वो चौहान या फिर चहमना डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले एक राजा थे अजमेर के, जो कि प्रतिहार एम्पायर के डिक्लाइन के बाद 11वीं सेंचुरी में इवॉल्व होते हैं। 1177 या 78 के दौरान उन्हें सत्ता मिली और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे राजपूत राज्यों को हराकर तेजी से अपनी राज्य को एक्सपेंड किया। गुजरात के चालुक्यों से उनका सख्त सामना हुआ, उधर एक्सपेंड करना मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने गंगा वैली की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज जी की जो आर्मी थी उसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी की सेना को हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी बच निकला। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, लेकिन एक साल बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया और उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज रासो, जहां पर पृथ्वीराज जी को डिपिक्ट किया गया है, वो चंद्र बरदाई जी के द्वारा रचित एक पूरी कृति है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हॉस्पिटल शिप के बारे में है। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है नेशनल हॉस्पिटल शिप के लिए, नेवी के लिए, जो कि 250 बेड का एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल होगा। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में नेवी को यह जानकारी देनी होगी कि किस प्रकार के शिप की रिक्वायरमेंट है। रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो नेवी है वो रिलीज करेगी यहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें वो ये बताएंगे कि उनका क्या प्रस्ताव है, ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए। ये एक शिप होगा जो इंडियन नेवी के लिए होगा। ये जिनेवा कन्वेंशन से कंप्लाई करता है, मतलब इस पर रेड क्रॉस व्हाइट कलर का ये शिप होगा और बड़े अक्षरों में या बहुत बड़े इमेज के फॉर्म में रेड क्रॉस बना होगा, जिससे दूर से ही पता चल जाए कि एक हॉस्पिटल शिप है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस पर कोई अटैक ना हो और लोग समझ जाएं कि कोई वॉरशिप नहीं है, कोई हमला करने वाला शिप नहीं है। एनएचएस की जो कैपेसिटी होगी वो, इस पर एक एरियल इवैक्यूएशन होगा, एक बोट एम्बुलेंस होगी, 600 पर्सनल ऑन बोर्ड आ सकते हैं जिसमें क्रू, डॉक्टर एंड पेशेंट्स होंगे, एक हेलीकॉप्टर भी होगा। नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। एक बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चला जाए तो जिसको भी ये टेंडर मिलेगा उसे विदिन 4 ईयर्स इसे तैयार करके देना होगा। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में आया, जिसमें प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं ताकि युद्ध के दौरान कम से कम बर्बरता दिखाई जाए। जो भी लोग लड़ने काबिल नहीं है या युद्ध में शामिल नहीं है उन्हें बचाया जाता है अंडर दिस कन्वेंशन। सिविलियंस, मेडिक्स और वर्कर्स, इनके ऊपर अटैक ना किया जाए। वो लोग जो लड़ने की स्थिति में नहीं है, जैसे घायल लोग, बीमार लोग, किसी शिप के टूट जाने के बाद जो सोल्जर्स पानी में आ जाते हैं या प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उन्हें क्रूरता के साथ ना हैंडल किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सहरिया ट्राइब के बारे में है। महंगाई बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छी इनकम है, पेट्रोल का दाम 80 हो या फिर 80 से 105 हो जाए, 25 रुपए का ये गैप उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा गैप नहीं है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए हो, लेकिन 25 रुपए का ये गैप उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा गैप हो जाएगा जिसकी मंथली इनकम महज 10,000 रुपए हो। तो जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होंगे उनके लिए महंगाई ज़्यादा परेशानी वाली होगी। वैसे भी पेट्रोल या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो ये सभी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन हो, अगर खाने की चीज़ें महंगी हो जाएं तो उसका प्रभाव जिनके पास कम आय है सबसे बुरा प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। सहरिया आदिवासी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं जो मध्य प्रदेश के 8 जिलों में रहते हैं। इसके अलावा ये सदन जो उड़ीसा है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम के प्लेन्स में भी सहरिया ट्राइब के लोग दिखेंगे। ये मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हिली स्लोप्स को जाएंगे, साफ करेंगे, वहाँ पे जो भी कचरा है, घास फूस है, उसे जला देंगे और फिर खेती करेंगे। ये ट्रेडिशनल एथनिक रिलीजन फॉलो करते हैं लेकिन हिंदू वैल्यूज़ को जानते हैं और उसी के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी भी ड्रॉ करते हैं। रिविजन करेंगे। आशा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग या मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, ये सब कुछ नहीं है। 8वीं तक की पढ़ाई चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। इंटर स्टेट काउंसिल यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, गलत है, पीएम चेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट जापान इंडिया के बीच में, गलत है, इंडिया यूएस के बीच में। पृथ्वीराज चौहान प्रतिहार एम्पायर के डिक्लाइन करने के बाद इवॉल्व हुए, सही है। जिनेवा कन्वेंशन उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे, सही है। ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।